हेलो एवरीवन। देखिएगा अपन ने लास्ट लेक्चर में 33 नंबर लेक्चर में आयोनिक इक्विलिब्रियम में सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस कंप्लीट कर लिया था। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बफर सॉल्यूशन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन करने के बाद प्रीवियस ईयर के दो पीएस के क्वेश्चन मैंने सारे करवा दिए थे। फिर अपन करेंगे आज बफर और सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड जितने भी पीएच के क्वेश्चन आ रखे हैं उनको करेंगे। फिर अपना टॉपिक बचेगा सॉल्युबिलिटी एंड सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, उसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। चलो अपन आज बात करते हैं सबसे पहले बफर सॉल्यूशन की। किसकी बात करें? बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन, उभय प्रतिरोधी विलियन भी बोलते हैं इसको। बफर विलियन या उभय प्रतिरोधी विलियन। ठीक है, क्या होता है कैसे होता है उसकी बात करते हैं। बफर सॉल्यूशन या उभय प्रतिरोधी विलियन। ठीक है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा विलियन है जो अपनी पीएच में परिवर्तन का क्या करता है, विरोध करता है। उसे अपन क्या बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसा विलियन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करता है, प्रतिरोध करता है, बफर विलियन कहलाता है। एक ऐसा विलियन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, बफर विलियन कहलाता है। एक ऐसा विलियन अपनी पीएच में परिवर्तन नहीं होने देगा, चाहे एसिड मिलाओ, चाहे बेस मिलाओ, चाहे वाटर मिलाओ। तो एक ऐसा विलियन जो अपनी पीएच में परिवर्तन का क्या करता है, प्रतिरोध करता है, विरोध करता है, क्या कहलाता है? बफर विलियन कहलाता है। बफर के कुछ प्रॉपर्टीज देखिएगा आप। बफर विलियन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशन। बफर विलियन के जो है वो गुणधर्म क्या होंगे वो देखें। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, तनुकरण करने पर पीएच में परिवर्तन नहीं होता है। कितना भी तनु कर लो पीएच में परिवर्तन नहीं होगा। सेकंड नंबर, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाते हो, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर पीएच में परिवर्तन नहीं होता है या अल्प परिवर्तन होता है। ऐसा बोल दो, पीएच में अल्प परिवर्तन होता है, अल्प परिवर्तन होता है। ठीक है, तनुकरण करने पर पीएच में परिवर्तन नहीं हो, अम्ल या क्षार के अल्प मात्रा मिलाई तो भी पीएच में जो है वो क्या होता है? अल्प परिवर्तन ही होता है। अगर मैं वाटर में अल्प मात्रा मिलाता हूं अम्ल की या क्षार की तो पीएच में बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा। एक न्यूमेरिकल के थ्रू अपन बात भी करेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि अगर मैंने बफर सॉल्यूशन में मिलाया है तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो एक तो तनुकरण करने पर पीएच में चेंज नहीं हो, और सेकंड नंबर, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर, अम्ल या क्षार की अल्प मात्रा मिलाने पर पीएच में अल्प परिवर्तन होता है। तो उसे अपन कैसा सॉल्यूशन बोलते हैं? बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। उसे कौन सा विलियन बोलेंगे? बफर विलियन बोलेंगे। ठीक है बात। चलो अब अपन बात करते हैं बफर विलियन होता क्या है। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन के प्रकार। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, बफर विलियन के प्रकार दो टाइप का होता है। एक तो था सिंपल बफर, साधारण बफर। सिंपल बफर, इसमें एक ही पदार्थ होता है, इसमें एक ही पदार्थ होता है,
इसमें एक ही पदार्थ होता है। सिंपल बफर उसको बोलते हैं जिसमें एक ही पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं सिंपल बफर। ठीक है, होता किससे, वीक एसिड वीक बेस सॉल्ट जो होता है वो सिंपल बफर होता है। वो किसकी तरह काम करेगा, सिंपल बफर की तरह काम करेगा। कौन, वीक एसिड और वीक बेस से बना जो सॉल्ट होता है वो सिंपल बफर की तरह काम करता है। जैसे जैसे वीक एसिड वीक बेस से कौन सा बना हुआ है, वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट है CH3CONH4, ये सिंपल बफर है, इट्स सिंपल बफर, साधारण बफर है, ये साधारण बफर होगा। ठीक है, और भी एग्जांपल हो सकते हैं। आपको तो वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट उठा के लेके आना है, ये ले लो आप NH3 प्लस CH3CO माइनस, इट्स सिंपल बफर, ये सिंपल बफर है, ये क्या है, सिंपल बफर है। आ गई बात समझ में, बात क्लियर, ये सिंपल बफर रहेगा। तो टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन आइडिया हो गया, बफर विलयन होता क्या है और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन की भी बात हो गई। बफर विलयन होता क्या है और टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, सिंपल बफर हो गया है। सेकंड टाइप का बफर देखें, सेकंड टाइप का बफर देखें, मिक्स्ड बफर। मिक्स्ड बफर, मिक्स्ड बफर जो होता है दो पदार्थों का मिश्रण होता है। यह दो पदार्थों का मिश्रण होता है, ये दो पदार्थों का क्या होता है, मिश्रण होता है। ये दो टाइप का होता है, ये दो टाइप का होगा। इसके अंदर फर्स्ट बात करें तो एसिडिक बफर, अम्लीय बफर। अम्लीय बफर कौन होता है, अम्लीय बफर होगा, सुने बात को, दो पदार्थ होने चाहिए। तो एक तो होना चाहिए वीक एसिड दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल का, इसी दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बना लवण, दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल अम्ल का प्रबल क्षार से बना लवण, ये होना चाहिए। दुर्बल अम्ल कौन सा हो गया, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, उसी को अपन क्या बोलेंगे, एसिडिक बफर बोलेंगे। वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, इसको बोलते हैं अपन क्या, एसिडिक बफर। वीक एसिड हो प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस हो, उसको बोलते हैं अपन एसिडिक बफर। अब सुने बात को, जैसे एग्जांपल लिया मैंने, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, वीक एसिड CH3COOH प्लस इसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ NaOH के साथ क्या होगा, CH3CONa, ये हो गया। जैसे और एग्जांपल लो, फिनॉल हो गया, ये लो, फिनॉल इज ए वीक एसिड प्लस सोडियम फिनॉक्साइड, ये लो सोडियम फिनॉक्साइड, ये हो जाएगा। ये एसिडिक बफर के एग्जांपल है। सेकंड नंबर बात करें बेसिक बफर, बेसिक बफर, बेसिक बफर का मतलब क्या होगा, बेसिक है तो वीक बेस होना चाहिए, तो दुर्बल क्षार होना चाहिए प्लस इस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ, इस दुर्बल क्षार का प्रबल अम्ल के साथ बना लवण होना चाहिए। मैंने बोला है कि वीक बेस होगा प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, जैसे NH4OH हो प्लस NH4OH का किसके साथ बना हो, HCl के साथ, तो NH4Cl हो जाएगा। C2H5NH2 हो प्लस C2H5NH3 प्लस एंड Cl माइनस हो, ये देखो, ये हो गया एसिडिक बेसिक बफर। बात समझ में आ गई। तो मैंने कहा बफर होता क्या है, बफर एक ऐसा विलयन है जो अपनी पीएच में परिवर्तन का क्या करता है,
विरोध करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, बफर का तनुकरण करने पर पीएच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अम्ल या क्षार की आपने अल्प मात्रा मिलाई है, कम मात्रा मिलाई है, तो पीएच में भी नेग्लिजिबल चेंज होगा। बफर दो टाइप का होता है, या तो सिंपल बफर होगा वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट, या होगा मिक्स्ड बफर, दो पदार्थों से मिला होगा। अगर एसिडिक बफर है तो वीक एसिड होगा प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। बेसिक बफर है तो इसका मतलब वीक बेस है प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, आइडेंटिफाई करना, न्यूमेरिकल्स वगैरह सारी बात बाद में करेंगे, पूरा बफर पढ़ते हैं एक बार। बफर आ गया, चलो आगे चले। अब अपन बात करते हैं एसिडिक बफर और उसका पूरा बफर एक्शन समझते हैं। मैं एक बफर एक्शन लूंगा, एसिडिक बफर लूंगा, उसका पूरा पीएच का इक्वेशन वगैरह सारी कैलकुलेट करके बताऊंगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अम्लीय बफर विलयन। पॉइंट लिखवा रहा हूं कुछ, ठीक है। दो पहला पॉइंट, एसिडिक बफर बोलते किसको है? मिक्स्ड बफर है पहली बात तो, ठीक है सर, मिक्स बफर है। मिक्स बफर में क्या होना चाहिए? वीक एसिड होना चाहिए प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड होना चाहिए विथ स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए। वीक एसिड होना चाहिए प्लस सॉल्ट होना चाहिए वीक एसिड का किसके साथ? स्ट्रॉन्ग बेस के साथ होना चाहिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH3COOH प्लस CH3CONA, ये लो, या फिनॉल लिया आपने प्लस सोडियम फिनॉक्साइड आयन हो गया, ये लो। ठीक है बात। अब अपन बात करते हैं एस बफर एक्शन की। बफर एक्शन कि कैसे बफर जो है वो अपना एक्शन शो करेगा, कैसे अपनी पीएच को चेंज नहीं होने देगा। ठीक है, सुने बात को। बफर था तो मैंने क्या किया, इस बफर को ब्रेक किया। CH3COOH था तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होती है, CH3CO माइनस और H प्लस। और एक था CH3CONA साथ में, तो ये तो पूरा टूटेगा, तो ये बनाएगा CH3CO माइनस और Na प्लस। यही बात हुई। ठीक है, ये कॉम्बो है बफर का, मतलब ये कॉम्बो रहेंगे। एक बात बताओ, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा साहब। वीक एसिड है, मतलब वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ है जिसमें एक आयन कॉमन है, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। अगर मेरे को बोला जाए कि इसमें एसिटेट आयन कौन सा है, तो मैं बोलूंगा एसिटेट आयन ये वाला है पूरा का पूरा। ये तो नेग्लिजिबल है, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट कौन सा रहेगा? CH3CO माइनस वाला एसिटेट आयन रहेगा। बात आ गई समझ में? तो CH3CO माइनस वाला एसिटेट आयन है इसके अंदर बफर एक्शन में। ठीक है बात। अब सुनना बात को ढंग से, अब सुनना बात को ढंग से। अगर मैंने केस फर्स्ट लिया कि अगर मैंने इसके अंदर एसिड मिलाया, व्हेन एसिड इज एडेड, जब इसमें अम्ल मिलाया जाए, व्हेन एसिड इज एडेड, जब इसमें क्या मिलाया जाए? अम्ल मिलाया जाए। तो जैसे मान लिया HCl मिलाया, तो HCl मिलाया, एसिड कौन सा लिया मैंने? HCl ले लिया, क्या देगा? H प्लस प्लस Cl माइनस। H प्लस दिया तो मेरे को लगा ना H प्लस दिया है तो H प्लस देते हैं तो H प्लस बढ़ेंगे सॉल्यूशन में, H प्लस बढ़ती है तो पीएच क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो मेरे को ऐसा लगा कि इसकी पीएच कम हो जानी चाहिए, मेरे को ऐसा लगा पीएच कम होनी चाहिए। लेकिन बफर का मतलब ये पीएच को चेंज नहीं होने देगा, या चेंज होने देता है तो नेग्लिजिबल चेंज होने देता है। आ रही बात समझ में? अब सुनना बात को, बात को सुने। मैंने क्या किया, ये H प्लस आयन आया, अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन, अम्ल से प्राप्त H प्लस आयन CH3CONA के एसिटेट आयन से कंबाइन होकर
संयुक्त होकर कंबाइन होकर। एक बात बताओ, मैंने इसलिए लिखा एसिटेट आयन कहां से आ रहा है, CH3CONA से तो आ रहा है, तो CH3CONA के एसिटेट आयन से कंबाइन होकर क्या बना लेता है, CH3COH बना लेता है। बट अगर ये बना लिया ना, एसिडिक एसिड बना लिया, तो एसिडिक एसिड अब कैसा है, वीक एसिड है। क्या वीक एसिड है तो टूटेगा क्या, बहुत कम टूटेगा, तो वापस H+ तो देगा, लेकिन उतना H+ नहीं देगा, उतना नहीं देगा जितना HCl से आ रहा था। एक बात बताता हूं, सुनना बात को, कैसे मालूम चला मेरे को उतना नहीं देगा, सुने बात को, सिंपल सी बात बता रहा हूं। HCl है 0.01 लिया, H+ आयन कितना देगा, 0.01 ही देगा। अगर CH3COH ले लिया, कंसेंट्रेशन मैंने बराबर ली, इसकी भी 0.01 ली, तो H+ आयन होता है C के बराबर। अल्फा एसिटिक एसिड का 10% है, मतलब 0.1 है, तो आएगा क्या, पहली बात इतना कहां आया, देख लो आप खुद, देख लो डेटा है पढ़ा है, तो उतना नहीं देगा जितना HCl से आ रहा था। तो क्या पीएच में परिवर्तन होगा क्या, उतना नहीं देगा जितना HCl से आ रहा था। इट मींस पीएच में नगण्य परिवर्तन होगा। पीएच में क्या होगा, नेग्लिजिबल चेंज होगा, नगण्य परिवर्तन होगा। ठीक है बात, चलो आगे बात करते हैं केस सेकंड। केस सेकंड, व्हेन बेस इज एडेड, सार मिलाया जाए, और सार मैंने मिला दिया NaOH वाला। अगर बेस मिलाया NaOH, तो आगे देखिए Na+ बनेगा प्लस OH- मिलेगा। ये OH- जो होगा इस H+ के साथ कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर। सार से प्राप्त या बेस से प्राप्त OH- जो होगा, OH- आयन CH3COOH के H+ से संयुक्त होकर कंबाइन होकर क्या बना लेगा, वाटर बना लेगा। अब वाटर वापस OH देता है क्या, वाटर वापस OH देता है क्या, नहीं। तो क्या OH- जो आपने मिलाया था, आपने को लगा बेस मिलाया तो पीएच चेंज होगी, तो वो OH- तो ही नहीं ना, वो किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर, और वाटर वापस OH- उतना देगा ही नहीं, तो क्या पीएच में जितना आप परिवर्तन सोच रहे थे उतना होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो यही तो मैंने बोला, बफर सॉल्यूशन वो होता है, बफर सॉल्यूशन वो होता है जो अपनी पीएच में परिवर्तन का विरोध करे, तो वो पीएच में परिवर्तन का विरोध तो कर रहा है। ठीक है, अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास एक तो देखो CH3CO- स्पीसीज थी, और एक था CH3COOH। अगर मैंने एसिड मिलाया, अगर मैंने एसिड मिलाया तो रिएक्शन ऐसे आ जाएगी। एसिड मिलाने पर देखो CH3CO- अगर मैं मिलाता हूं तो वो H+ जो होता है वो एसिटेट आयन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेता है, CH3COH। और अगर बेस में मिलाता हूं तो क्या करता है, एक तरीके से इसके साथ कंबाइन होकर एसिडिक एसिड, यही मान लो बेस मिलाया तो CH3COH के साथ कंबाइन होकर क्या बना लेगा, CH3CO-। कैसे, मैं मतलब सुनना बात को, बेस मिलाने पे बोलो CH3CO- की कंसंट्रेशन बढ़ेगी, देखो बढ़ेगी, बिल्कुल सही बात है। अगर H+ आयन खत्म होता जाए, रिएक्शन से बाहर निकलता जाए, तो रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी, तो CH3CO- क्या होगा, बढ़ेगा, तो ये देखो बढ़ेगा। समझ में आ रही है बात, ये इसका फ्लो चार्ट है पूरे बफर एक्शन का। ये एसिड मिलाया तो आपको H+ दिखेगा नहीं, क्योंकि वो CH3CO- के साथ कंबाइन होकर एसिडिक एसिड में बदल जाएगा। बेस मिलाया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसीटेट आयन में। अब अपन बात करते हैं इसके पीएच कैलकुलेशन की। पीएच कैलकुलेशन की बात करते हैं।
सुनना बात को ढंग से, पीएच कैलकुलेशन। मेरे को अगर पीएच कैलकुलेट करना है तो H प्लस आइन चाहिएगा, सीधी सी बात है। मैंने के लिखा है एसिडिक एसिड का, के इज इक्वल टू CH3CO माइनस, अब ये दोनों एक साथ है तो टोटल ही आएगा इंटू H प्लस आइन अपॉन CH3COH। मेरे को यहां से H प्लस आइन मिल गया। मेरे को ये चीज मालूम है कि K इंटू एसिडिक एसिड की कंसंट्रेशन होगी इंटू ये जो है वो कॉमन आयन की कंसंट्रेशन है, इसको मैंने कॉमन आयन बोल दिया। हो गया कॉमन आयन की कंसंट्रेशन। CH3CO माइनस मिलेगा कहां से? सॉल्ट से ही मिलेगा, तो कॉमन आयन हो गया। अब ये अंडरस्टूड होना चाहिए तुम लोगों को, मैंने जब ये पढ़ाया था कॉमन आयन इफेक्ट तो लिखाया था कि कॉमन आयन इफेक्ट की कंडीशन में कॉमन आयन की कंसंट्रेशन पूरी की पूरी कहां से आएगी? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो कॉमन आयन कौन सा है? CH3CO माइनस। कहां से आएगी? एसीटेट आयन से, CH3CO Na से। तो मैंने यहां पे वर्ड लिख दिया कॉमन आयन। इसका लॉग ले लो, लॉग ऑफ दी H प्लस आयन इज इक्वल टू लॉग ऑफ दी K, ठीक है, प्लस लॉग ऑफ दी एसीटेट आयन, सॉरी एसिडिक एसिड अपॉन कॉमन आयन। ये हो गया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ये लो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने लॉग कॉमन आयन ऊपर लिख दिया, अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन अपॉन में आ गई। सही बात है। ये हो गया पीएच, ये हो गया pKa प्लस लॉग ऑफ दी कॉमन आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। इस इक्वेशन को जो है, इस इक्वेशन को जो है वो बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है? हेंडरसन इक्वेशन बोला जाता है। ये इक्वेशन तभी एप्लीकेबल है जब कॉमन आयन की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो 1/10 से लेके 10 तक हो। कॉमन आयन अपॉन एसिड की जो कंसंट्रेशन का रेशियो जो है वो 1/10 से लेके 10 तक हो। आई बात समझ में? यहां तक बात क्लियर? ये अपना सी पार्ट हो गया पीएच कैलकुलेशन का। अब अपन बात करेंगे बफर रेंज क्या होता है, किस रेंज में बफर विलियन जो है वो प्रभावी रूप से कार्य करता है, किस रेंज में बफर विलियन प्रभावी रूप से कार्य करता है। अब अपन डी पॉइंट पे बात कर रहे हैं, बफर की रेंज। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको इसको थ्योरेटिकल पार्ट अच्छे से समझ में आएगा ना तो डिफिकल्टी लेवल भी बनेगा ना, जो मॉड्यूल वगैरह में क्वेश्चन दे रखे हैं उनको आप इजीली टैकल कर पाओगे, अदरवाइज फिर अटक जाओगे। अगर मैं फॉर्मूले बेस ही बात करूंगा ना तो अटक जाओगे। चले डी पार्ट बात करते हैं बफर रेंज की। बफर रेंज, बफर की परास, बफर की परास, बफर रेंज बफर की परास। सुने बात को, पीएच की एक ऐसी रेंज, पीएच की ऐसी परास जिसमें बफर विलियन प्रभावी हो। प्रभावी होने का मतलब क्या कि वो अपनी पीएच में परिवर्तन का क्या कर सके? प्रतिरोध कर सके। पीएच की ऐसी परास जिसमें बफर विलियन प्रभावी हो, बफर की परास कहलाता है। ठीक है, केस फर्स्ट देखे, अगर मैंने कॉमन आयन से एसिड की कंसंट्रेशन जो है वो ये रखी 1/10 हो, मिनिमम वैल्यू है ना, तो अगर ये वैल्यू होगी तो पीएच क्या होगा? पीएच बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ दी 1/10, तो पीएच 1 जो आएगी वो आएगी pKa -1। ये लो, ये मिनिमम पीएच के लिए बात होगी। मैक्सिमम पीएच चाहिए, मैक्सिमम पीएच चाहिए तो कॉमन आयन से एसिड का जो रेशियो आएगा कंसंट्रेशन का वो 10 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ये 10 कर लो। तो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ दी 10 कर दो,
तो pH2 जो आएगा वो कितना आएगा, pKa+1। तो इसका मतलब रेंज ऑफ बफर जो आएगी, रेंज ऑफ पीएच ऑफ बफर की पीएच की जो रेंज आएगी वो आएगी pKa+-1। जो pKa दे रखा उससे +1 रेंज तक काम करेगा, या जो pKa दे रखा होता है उससे -1 तक की रेंज में ही बफर क्या है, काम करता है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। ये हो गई बफर की रेंज। बफर जो है वो अपनी मैक्सिमम प्रतिरोध क्षमता तभी दिखाएगा, बफर की मैक्सिमम प्रतिरोध क्षमता तभी होगी, बफर की मैक्सिमम प्रतिरोध क्षमता तभी होगी जब pH बराबर pKa हो। इसका मतलब ये होना चाहिए कि कॉमन आयन से एसिड की कंसेंट्रेशन का रेशियो जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बफर की मैक्सिमम प्रतिरोध क्षमता उसी कंडीशन में आएगी जब pH किसके बराबर हो, pKa के बराबर हो। इसका मतलब कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन किसके बराबर आनी चाहिए, एसिड के बराबर आनी चाहिए। ये सारी बात हो गई, बफर की परास वगैरह की बात हो गई। आगे चलो अब अपन बात करते हैं, अब अपन आगे बात करें ई नंबर पॉइंट पे, बफर कैपेसिटी की, बफर क्षमता की। बफर कैपेसिटी या बफर क्षमता की। तो बफर कैपेसिटी या बफर क्षमता क्या होती है, एसिड ऑब्लिक बेस के मिलाए गए मोलों की संख्या प्रति लीटर में, मोलों की संख्या प्रति लीटर में जो पीएच में एक का परिवर्तन कर सके। इसका मतलब बफर कैपेसिटी जो होती है फाई से रिप्रेजेंट करता है, मैं नॉर्मल लिख रहा हूं बफर कैपेसिटी। तो इसका मतलब ये होता है एसिड या बेस के मोलों की संख्या 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में एसिड ऑब्लिक बेस के मोलों की संख्या एसिड या बेस के मोलों की संख्या बटा पीएच में परिवर्तन। तो पीएच में इकाई परिवर्तन करने के लिए एसिड या बेस के जितने मोल मिलाया जाता है उसी को अपन क्या कहते हैं, बफर कैपेसिटी। ठीक है बात, चले आगे। ये पॉइंट हो गए एसिडिक बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड, सारे पॉइंट जो थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर सर बेसिक बफर होगा तो फॉर बेसिक बफर कुछ नहीं करना है उसके लिए, फॉर बेसिक बफर सब कुछ पॉइंट बताए हुए, बफर एक्शन इसी की तरह काम करेगा। बेसिक बफर के लिए पीओएच आ जाएगा, पीके की जगह पीकेबी आएगा, प्लस लॉग कॉमन आयन अपॉन एसिड की जगह क्या आएगा, बेस की कंसेंट्रेशन आएगी। बस ये पीओएच का फॉर्मूला है। ठीक है, पीओएच का फॉर्मूला हो गया पीकेबी प्लस लॉग ऑफ द कॉमन आयन से किसका रेशियो हो गया, बेस का रेशियो हो गया। बफर की बात सारी कंप्लीट। थियोरेटिकल पार्ट बफर का मैंने कंप्लीट करा दिया। बफर होता क्या है, बफर के गुणधर्म बता दिए, बफर के टाइप बता दिए, सिंपल बफर और मिक्स्ड बफर। उसके बाद अपन ने बफर एक्शन की बात की, तो एसिडिक बफर को पूरा एक्सप्लेन किया, एसिडिक बफर होता क्या है। सेकंड नंबर उसका बफर एक्शन काम कैसे करेगा। थर्ड नंबर मैंने उसके लिए बोला कि उसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, हेंडरसन इक्वेशन। फोर्थ नंबर पॉइंट बफर की परास कैसे आएगी, नेक्स्ट बफर कैपेसिटी कैसे आएगी, और बेसिक बफर के लिए तो बफर की बात सारी कंप्लीट। अपना जो ब्लड होता है ना, अपना ब्लड जो होता है वो CO2 का बफर होता है। CO2 का बफर किसके साथ, CO2 नहीं होता है, वो CO2 होता है एक्चुअल में H2CO3। ये वीक एसिड है, और इसका सॉल्ट ले लो, ये लो सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो है वो ब्लड का बफर है, ये ब्लड ये है। ब्लड इज ए बफर ऑफ CO2। CO2 का बफर है। अब CO2 होता नहीं है, CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। CO2 का मतलब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। तो ब्लड इज ए बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड, ब्लड इज ए बफर ऑफ कार्बोनिक एसिड। बात क्लियर,
चले आगे। अब बात करते हैं इसके ऊपर किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, चलो आओ। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे कि हाँ किस किस टाइप से प्रॉब्लम पूछी जा सकती है। ठीक है, चलो बात करते हैं आगे। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम पे बात करते हैं। निम्न में से कौन सा बफर की तरह कार्य करेगा? निम्न में से कौन सा बफर की तरह कार्य करेगा? जैसे मेरे को फर्स्ट दे रखा है, कुछ मैं लिख रहा हूं, NH4Cl दे रखा है, NH4Cl दे रखा है, ठीक है, Na2S दे रखा है, फोर्थ नंबर दे रखा है NH4OH दे रखा है प्लस NaOH दे रखा है, फिर दे रखा है NH4OH दे रखा है प्लस CH3CONH4 दे रखा है। नेक्स्ट फिनॉल दे रखा है प्लस सोडियम फिनॉक्साइड दे रखा है, ओके। नेक्स्ट दे रखा है मेरे को C2H5NH2 दे रखा है प्लस C2H5NH3 प्लस नाइट्रेट आयन दे रखा है, ठीक है। NH4OH दे रखा है प्लस NH4 होल ट्वाइस SO4 दे रखा है, H2S दे रखा है प्लस Na2S दे रखा है, ठीक है। और अगर मेरे को दे रखा है इस टाइप का दे दे कोई भी सॉल्ट, जैसे CH3COH दे रखा है प्लस CH3CO होल ट्वाइस कैल्शियम दे रखा है। आपको आइडेंटिफाई करने बफर है या नहीं। पहला क्वेश्चन तो बिल्कुल क्वालिटेटिव एनालिसिस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव। कोई न्यूमेरिकल नहीं है, आपको तो बस चेक करके बताना है कि इसमें से कौन सा बफर होगा या नहीं होगा। चलो चेक करके बता रहा हूं। NH4Cl सॉल्ट है, सिंपल सॉल्ट, मतलब सॉल्ट है तो सिंपल बफर हो सकता है या नहीं वो तो चेक करके बताऊंगा मैं, लेकिन हो सकता है सिंपल। ये बना हुआ किससे? NH4OH प्लस HCl से। देखिएगा भैया NH4OH ये जो है वो है वीक एसिड, ये लो, ये है वीक बेस, सॉरी ये वीक बेस है, ये वीक एसिड है। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट होता है वो बफर की तरह ट्रीट करता है, राइट है। ये बना हुआ है NH4OH प्लस HCl की तरह, HCl इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड, गलत है, नहीं होगा। Na2S ये बना हुआ है NaOH प्लस H2S से, तो ये जो है वो क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये भी नहीं होगा। चलो NH4OH प्लस NaOH ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, कॉम्बो है, नहीं है। ये जो है वो है वीक बेस है प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो नहीं होगा। वीक एसिड है, बिल्कुल वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, राइट है। वीक बेस है ये प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा लिया है इसमें मैंने? HNO3, राइट है। ये भी राइट है, वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4, ये भी राइट है। H2S और Na2S, कोई अगर कहता है H का ही डिफरेंस होना चाहिए, नहीं भैया, H2S प्लस Na2S भी बफर ही है, ठीक है। ये वीक एसिड हो गया, ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये लो, ठीक है। और ये भी है एसिडिक एसिड प्लस कैल्शियम एसिटेट। तो देखो इसके अंदर ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ रहे कितने बफर है, तो 1 2 3 4 5 6 बफर है, नहीं है 4,
ठीक है, डिफरेंस पूछ ले 6 - 4 2 का, क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। मैंने तो आपको एक क्वालिटेटिव क्वेश्चन करवाया कि ये इस टाइप से अगर दे रखा हो और पूछा जाए बफर कौन सा होगा या नहीं होगा तो बता दोगे बफर कौन सा है कौन सा नहीं। चलो सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आए, वापस अपना क्वेश्चन यही है कि बफर है या नहीं है, बफर है या नहीं है। ठीक है, सुनना बात को, मैंने एक रिएक्शन करवाई CH3COOH की, रिएक्शन है NaOH के साथ। अगर रिएक्शन NaOH के साथ है तो बनेगा CH3COONA प्लस वाटर। ठीक है, अब इसमें आपको दिया जा सकता है केस फर्स्ट, मैंने डायरेक्टली अगर मूल दे दिए कि इसके 10 मूल है, इसके 20 मूल है, बफर बनेगा या नहीं बनेगा। केस सेकंड, मैंने दे दिए कि ये 10 मूल है, ये भी 10 मूल है, बफर बनेगा या नहीं बनेगा। केस थर्ड, मैंने ये दिया, इस बार इसको 20 मूल दिया और इसको दिया 10 मूल, बोला बफर है या नहीं है। आपको चेक करना बफर होगा या नहीं होगा। इसके 1 मूल के लिए इसका 1 मूल रिएक्शन करेगा तो 10 के लिए 10 रिएक्शन करना चाहिए, तो ये 0 बचेगा, ये 10 बचेगा, ये 10 बन जाएगा। सॉल्ट तो बन गया, ये क्या बचा, स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, बफर होता है क्या, नहीं, यहां पे वीक एसिड होना चाहिए था, तो फर्स्ट वाला केस तो बफर नहीं है। केस सेकंड, दोनों 10-10 है तो ये 0 बचेगा, ये 0 बचेगा, लास्ट में जाके 10 मूल कौन बनेगा, CH3CONA। अगर ये बनेगा तो इसका मतलब ये सॉल्ट है। सॉल्ट कौन सा है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का। अगर वीक एसिड वीक बेस का सॉल्ट होता तो बनता बफर, तो ये भी नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो, ये लास्ट में 10 मूल बच जाएगा और ये 0, इधर 10 मूल कौन बनेगा, सॉल्ट बनेगा, CH3CONA का। काम हो गया, देख लो CH3COH बच गया 10 मूल लास्ट में, तो इसका मतलब वीक एसिड बचा ही है, प्लस सॉल्ट भी बना है, वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यही एसिडिक बफर की आइडेंटिफिकेशन है, तो बनेगा थर्ड वाले केस में एसिडिक बफर। मैंने आपको मोल दिए, मोल की जगह आपको क्या लिखा हुआ आ सकता है, मोलारिटी और वॉल्यूम लिखा हुआ आ सकता है, तो मोलारिटी और वॉल्यूम लिखा हुआ आएगा तो m इंटू वी कर देना, m इंटू वी करते ही मोल आ जाएगा, तो एक स्टेप आपको आगे चलना पड़ेगा, m इंटू वी करते ही मोल आ जाएगा, फिर क्वेश्चन वापस यही बनेगा। फर्स्ट टाइप ये करवाई मैंने CH3CO और NaOH की, नेक्स्ट टाइप और देखते हैं आगे। नेक्स्ट देखो आगे देखते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखे, दो प्रॉब्लम बता दी मैंने, एक तो आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस के बेस पर और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बेस पे बफर बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। चलो अब आगे बात करते हैं थर्ड नंबर प्रॉब्लम पे। छोटी छोटी सी प्रॉब्लम है। 0.1 मोलर मेरे को एसिडिक एसिड दे रखा है, प्लस 0.2 मोलर सोडियम एसीटेट दिया है, बोला इस विलियन की पीएच कितनी होगी, अगर इसका K 10⁻⁻5 दे रखा है तो बोला मिश्रण की पीएच क्या होगी। आपको देखो पहला काम क्या करना है, जब भी ऐसा देना तो पहला काम क्या करना है, आपको पहला काम ये करना है कि ये तो है वीक एसिड, ये लो पकड़ लो वीक एसिड, प्लस ये है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये है। तो इसका मतलब आप ये तो पहचान गए कि ये है तो बफर, बफर है तो बस लगाओ पीएच बराबर, एसिडिक बफर है तो पीएच बराबर पीके प्लस लॉग ऑफ दिस कॉमन आयन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, लगाया पीके कितना आएगा 5 प्लस लॉग ऑफ दी कॉमन आयन 0.2 अपॉन 0.1, तो 5 प्लस लॉग 2, 5 प्लस लॉग 2 की वैल्यू 0.3010, तो 5.3 आ जाएगी पीएच। समझ में आई बात, बोलो।
आया समझ में? पीएच इक्वल टू कितना आ जाएगा 5.3। चलो आगे बात करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 0.1 मोलर NH4OH प्लस 0.1 मोलर NH4 होल ट्वाइस सल्फेट, अमोनियम सल्फेट है ना, ये दे रखा है। इसका केबी दे रखा है 10⁻⁻5। तो बोला पीएच कितनी होगी एट 25 डिग्री सेल्सियस पर बात चल रही। ठीक है, अब सुनना बात को ढंग से। वीक बेस है, पहचान लो पहले, वीक बेस है प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सॉल्ट है। तो सुने बात को, अगर ये चीज दे रखी है इसका मतलब बेसिक बफर हो गया। बेसिक बफर होगा तो POH बराबर PKB प्लस log 10 बेस पे कॉमन आयन की कंसेंट्रेशन अपॉन बेस की कंसेंट्रेशन, यही होना चाहिए। PKB कितना है 5 प्लस log, ये लो log कॉमन आयन, इसमें से कॉमन आयन कौन सा है? अमोनियम। और कहां से आएगा? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगा, यहां से आएगा। अमोनियम कितना मिलेगा? 0.2। बस गड़बड़ी में यही कर देते हो कि यहां पे अगर 0.1 लिखा तो आपका गलत हो जाएगा। ये आएगा 0.2 डिवाइड बाई 0.1, तो ये आएगा 5 प्लस 0.3, 5.3। 5.3 इज POH, तो पीएच इज इक्वल टू आ जाएगा 8.7। पीएच कितना आ जाएगा? 8.7। ये देखो, चले आगे। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, प्रॉब्लम नंबर 5। क्या दे रखा है आपको? दे रखा है 0.1 मोलर CH3COOH के 200 ml को 0.1 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 50 ml के साथ मिलाने पर विलियन की पीएच ज्ञात करो। के ऑफ एसिडिक एसिड 10⁻⁻5 है। के ऑफ एसिडिक एसिड कितना? 10⁻⁻5 है। ठीक है बात? अब सुनना बात को, सुने बात को। के ऑफ एसिडिक एसिड 10⁻⁻5 है, तो बात सुनना। पहले आप ये समझे, अभी तक तो आपको ये दे रखा है, ये वीक एसिड है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है। बफर जैसा सीन कुछ दिख तो नहीं रहा है, पर मैंने कहा रिएक्शन तो कराओ पहले। तो ये दे रखा है प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, रिएक्शन होगी तो बनेगा CH3COO होल ट्वाइस Ca प्लस 2 टाइम्स वाटर। इसके 2 मॉलिक्यूल चाहिए। ठीक है, दे क्या रखे वो देखो, ये आ गया 20 मिलीमोल, 20 मिलीमोल, ये लो। ठीक है, इसके कितने मिलीमोल आ गए? 5 मिलीमोल। ये T बराबर 0 पे, T बराबर इक्विलिब्रियम टाइम पे। इसके 2 के लिए इसका 1 चाहिएगा, या इसके 1 के लिए इसका 2 चाहिएगा, तो 5 के लिए 10 चाहिएंगे, तो ये 10 बच जाएगा। ये 0 और इसके 1 से 1 बनेगा, तो ये 5 मिलीमोल बन गया, ये लो। अब देखिए, अब सुनना बात को, ये तो हो गया वीक एसिड, ये लो। ये हो गया सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, ये लो। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस बन गया आपका बफर। कैसा बफर बना है? एसिडिक बफर बना है। एसिडिक बफर बना है तो पीएच इज इक्वल टू PK5 प्लस लॉग ऑफ द सॉल्ट। अब सुनना बात को ढंग से, कॉमन आयन बोलता हूं मैं, तो कॉमन आयन कौन सा है? ये वाला है। इसकी कंसेंट्रेशन डबल मिलेगी, 5 का डबल 10 अपॉन ये 10, तो पीएच बराबर कितना आएगा? 5 ही आएगा। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे सर इसमें वॉल्यूम का तो डिवाइड नहीं किया। बेटा वॉल्यूम का डिवाइड यहाँ पे भी करता, वॉल्यूम का डिवाइड यहाँ पे भी करता, तो आपस में क्या हो जाता? वॉल्यूम कैंसिल आउट हो जाता। ठीक है बात? चले आगे। ये 5 प्रॉब्लम हो गई, आगे देखें।
कॉमन आयन ध्यान रखिए, कॉमन आयन जो होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आएगा। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन है बफर में? सॉल्ट है। चलो आगे बात करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 6, 12 ग्राम CH3COH एवं 16.4 ग्राम CH3CONA को 1 लीटर पानी में घोला जाता है, तो विलियन की पीएच ज्ञात करो। ठीक है, आगे क्वेश्चन और दे रखा है, यदि इस विलियन में यदि इस विलियन में 0.365 ग्राम HCl मिलाया जाए मिलाने पर पीएच में परिवर्तन ज्ञात करो। पीएच में परिवर्तन ज्ञात करो, यह पूछा गया। 12 ग्राम एसिडिक एसिड है, 16.4 ग्राम CH3CON है, 1 लीटर पानी में घोला जाता है, तो विलियन की पीएच ज्ञात करो। यदि इस विलियन में 0.365 ग्राम HCl मिलाने पर पीएच में परिवर्तन कितना होगा? 2 क्वेश्चन है। चलो पहला कैलकुलेट कर लेते हैं। हाँ, के ऑफ एसिडिक एसिड जो है, के ऑफ एसिडिक एसिड 10⁻⁻5 है, ये दे रखा है। चलो फर्स्ट पार्ट इसका एसिडिक एसिड है, ये लो, प्लस CH3CON है, बफर दिख गया आपको। 12 ग्राम है, 12/120 मीन्स 0.1, और ये 16.4 डिवाइड बाई 12/60 होगा, तो होगा 0.2 हो जाएगा, 0.2 हो जाएगा, है ना। और ये हो जाएगा 82 ही तो होगा, 82 होगा, तो ये भी 0.2 हो गया। तो पीएच कितनी हो जाएगी? पीके प्लस लॉग ऑफ दी कॉमन आइन, यहां से 0.2 ही आएगा अपॉन 0.2, तो पीएच इज इक्वल टू 5 आ गया, पहला केस। तो ठीक है, ये मोल आ गया 0.2 और इसके भी मोल कितने हैं? 0.2। बात समझना, CH3CO माइनस है और एक है CH3COH। अगर एसिड मिलाया तो एसिड मिलाने पर रिएक्शन ऐसे आएगी, आपको समझाया था, और बेस मिलाने पर रिएक्शन ऐसे जाएगी। यही बात हुई। सुनना बात को ढंग से। एसिड है कितना? 0.01 मोल, है ना, 0.01 मोल है। बोलो 36.5 होता, अगर मोल कैलकुलेट कर लो ना, 0.365 डिवाइड बाई 36.5, यहां शिफ्ट कर दो, 1 आ जाएगा, 10⁻⁻2, 0.01 मोल आ गया। तो अगर इसका मतलब, अब सुने बात को, ये मोल है 0.2, ये भी मोल है 0.2, ये कितना मोल है? 0.01, तो ये आएगा, तो इधर से हो जाएगा 0.01 माइनस, और इधर हो जाएगा 0.01 प्लस। यही बात हुई। तो इसका मतलब CH3CO माइनस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.19, और CH3COH की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी? 0.21। चलो पीएच बराबर pKa प्लस लॉग ऑफ द सॉल्ट, पीएच बराबर 5 प्लस लॉग 19 की वैल्यू 1.27 होती है और इसकी 1.31 होती है, ये आपको गिवन होगी। तो पीएच बराबर 5 माइनस 0.04, 4.96। कितने का चेंज हुआ? पहले कितनी आ रही थी इसकी पीएच? 5, और इसकी कितनी आ रही है? 4.96। कितने का परिवर्तन हुआ? कितने का चेंज हुआ? 0.04 का चेंज हुआ। यही तो बात हुई, 0.04 का ही तो चेंज हुआ। अब बात ढंग से सुनना, इसी का पार्ट करवा रहा हूं, सी पार्ट। अगर 1 लीटर पानी होता
वाटर नॉट ए बफर सॉल्यूशन, वाटर बफर सॉल्यूशन नहीं है ना, तो 1 लीटर पानी में अगर 0.365 ग्राम अगर मैं HCl मिलाता ना, तो इसका मतलब 0.01 मोल होता है ना। तो सुने, वाटर की पीएच पहले जो होती थी ना, pH 1 प्योर वाटर की, वो होती 7, अब pH 2, H+ आयन जो आता वो पूरा का पूरा यहीं से आती 2, तो कितने का चेंज होता, 5 का चेंज हुआ। इतना ही मिलाया मैंने, इतना ही वाटर में मिलाया है, 1 लीटर में मिलाया, तो पीएच में 5 का परिवर्तन हुआ, और यहाँ पे पीएच में कितने का परिवर्तन हुआ, 0.04 का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बफर विलयन एक ऐसा होता है जिसमें एसिड या बेस की मात्रा मिलाने पर पीएच में परिवर्तन नगण्य होता है। ये देख लो, वाटर बफर नहीं है, ये इसका प्रूफ है। समझ में आई बात। चलो आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 7। मेरे को प्रॉब्लम दे रखी है 0.1 मोलर CH3CONa के 50 ml में 0.1 मोलर एसिडिक एसिड K बराबर 10⁻⁻5 का कितना आयतन मिलाया जाए, कितना आयतन मिलाया जाए कि प्राप्त विलयन की पीएच 4.91 हो। एक काम करो, इसका पीके दे रहा हूं 4.74। सुने बात को, सिंपल सा क्वेश्चन है। बफर आपको दिखी गया, बन बनाया बफर है, सॉल्ट है और वीक एसिड है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होता है, पीके प्लस लॉग ऑफ द सॉल्ट अपॉन, या कॉमन आयन अपॉन एसिड बोल सकता हूं मैं। ठीक है, पीएच कितनी है 4.91, पीके कितना है 4.74 प्लस लॉग ऑफ द सॉल्ट, मतलब कॉमन आयन 0.1 इनटू इसका 50 ml है, ये लो 50 ml अपॉन वॉल्यूम 50 प्लस वी मान लिया उसका मैंने, किसका, एसिडिक एसिड का। तो ये कंसंट्रेशन आ गई सॉल्ट की, दोनों को मिक्स करने पर इसकी कितनी होगी 0.1 इंटू वी अपॉन 50 प्लस वी, 50 प्लस वी से 50 प्लस वी कैंसिल हो गया, इसको इधर लेके आ जाओ 0.17 आएगा। लॉग ऑफ दी ये कितना बच गया बेटा 5 अपॉन पॉइंट या 50 अपॉन वी बच गया। 0.17 लॉग में वैल्यू होती है 3/2 की, ये लो 3/2 इज इक्वल टू 50/v, तो v बराबर 100/3 ml, 100/3 ml आ जाएगा। ये आंसर हो गया। यहां पे आपको सॉल्ट की कंसंट्रेशन पुट करनी है, तो इसका 50 ml है तो इसके मोल कैलकुलेट कर लो पहले, और वॉल्यूम v और ऐड किया है तो कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो 50 प्लस v कर दिया। बात आई समझ में। चले आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 8। फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताते हैं आपको सॉल्ट के और बफर के। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, प्रॉब्लम नंबर 8। 0.1 m HNO3 के 40 ml को 0.3 m अमोनिया के 20 ml के साथ मिश्रित करने पर मिश्रित किया जाता है तो पीएच कितनी होगी यदि pKb ऑफ अमोनिया 4.74। अभी तक मेरे को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, एसिड और बेस है तो रिएक्शन करेगा, तो रिएक्शन करवाओ पहले। तो ये HNO3 मान लो और इसको NH3 नहीं मान के NH4OH मान लो, तो ये बनेगा अमोनियम नाइट्रेट बनेगा प्लस वाटर बनेगा, यही बात होगी। इसका कितना दे रखा है 4 मिलीमोल, इसका कितना दे रखा है 6 मिलीमोल, ये T बराबर
0 पे। तो जब रिएक्शन कंप्लीट होगी तो ये 0 मिलीमोल बच जाएगा, 6 में से 4 गए 2, ये 4 मिलीमोल बनेगा। ये लो, अब पीएच कैलकुलेट करनी है तो ये मेरे को बेसिक बफर लग रहा है, तो पीओएच बराबर पीकेबी प्लस लॉग ऑफ द कॉमन आयन 4 बटा ये 2, 4.74 प्लस लॉग 2, log 2 is 0.30, 5.04, तो pH is equal to 8.96, pH is equal to 8.96। 8 क्वेश्चन करवा दिए बेटा मैंने बेसिक, मतलब बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड। बात क्लियर सारी? बफर सॉल्यूशन से रिलेटेड 8 प्रॉब्लम अपन ने कर ली। चले अब आगे, चलो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बताता हूं, बफर और सॉल्ट के मिला के, हाइड्रोलाइसिस के मिला के, दोनों के। ठीक है, चलो स्टेज 4 पार्ट ए, जो बेटा मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, उनका नंबर भी लिख दूंगा साथ में कि ये मैं करवा चुका हूं, है ना, जिससे आपको आइडिया रह जाए कि हाँ ये क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं अभी तक। मैं बैक मतलब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, लास्ट से, नीट 2019 से। ठीक है, 37 नंबर अपन क्वेश्चन कर चुके हैं, 37 नंबर कर चुके हैं, 35 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन ये पूछा गया नीट 2019 में, किससे सारी बफर बनेगा, किससे सारी बफर बनेगा। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है HCl प्लस NH4OH, सारी बफर बन तो सकता है, ये रिएक्शन होगी तो बनेगा NH4Cl प्लस वाटर। पहले चेक करो, अमाउंट भी दे रखा है, इसका दे रखा है 0.1 मोलर और 100 ml, ये लो, और इसका दे रखा है 0.1 मोलर और 200 ml। ये कितने मिलीमोल हो गए? 10। ये कितने मिलीमोल हो गए? 20। ठीक है, ये 0 बचेगा, ये 10 बचेगा, तो ये 10 बनेगा। मेरे हिसाब से तो पहले में ही काम चल गया, आंसर ए आएगा। आंसर क्या आना चाहिए इसका? ए आंसर आना चाहिए। ठीक है, सही है, फर्स्ट ये आएगा। चले आगे, 36 हो गया, 35 हो गया, 33 अपन डिस्कस कर चुके हैं, ये लो मैंने टिक कर दिया। 32 नहीं, 31 अपन डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट लेक्चर में देख ले आप। 30 नहीं, 29 भी नहीं, 28 में डिस्कस कर चुका हूं, 28 में डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, नेक्स्ट में बात करूं क्वेश्चन नंबर 21, प्रॉब्लम नंबर 21 में ये बोला जा रहा है, 21 में ये बोला जा रहा है आपसे कि बफर विलयन की अम्लीयता तथा क्षारकता स्थिर होती है, मतलब उसकी पीएच चेंज नहीं होती है, क्योंकि ठीक है H+ और OH- आयनों का आधिक्य होता है, नहीं, पीएच का मान निश्चित होता है। पीएच निश्चित हुई कैसे, वही तो पूछ रहा है। वे एसिड तथा क्षार मिलाने पर अभिक्रिया करके अनआयनीकृत एसिड अथवा क्षार देते हैं। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने एसिड या बेस मिलाया तो अनआयोनाइज्ड कंपाउंड बनने लग जाएगा। जैसे एसिडिक एसिड बना था, मैंने बोला था वीक है, टूटेगा नहीं, तो उतना H+ आयन नहीं देगा जितना HCl देता है, या वाटर बन जाएगा तो अनआयोनाइज्ड। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड, 21 का हो जाएगा थर्ड। ठीक है, चलो आगे देखो, प्रॉब्लम नंबर 19, शायद इसको अपन ने डिस्कस नहीं किया था। 19, एक बफर विलयन तैयार किया जाता है। ठीक है, बफर कहिए, NH3 की सांद्रता जो है, NH3 बोलो या NH4OH बोलो, एक ही बात है, 0.3 ml, और अमोनियम की जो कंसेंट्रेशन दे रखी है वो दे रखी है 0.2 m। ठीक है बात, Kb का मान दे रखा है अमोनिया के लिए 1.8 × 10⁻⁵,
और इन्होंने वैल्यू दी है log 2.7 की वैल्यू भी दे रखी है 0.43। पीएच कितना होगा, तो मैंने कहा पीओएच इज इक्वल टू पीकेबी प्लस log ऑफ द अमोनियम आयन अपॉन log ऑफ द NH3। वैल्यू पुट कर दो, पीकेबी कितना आएगा 5 माइनस log 1.8। ठीक है, 5 माइनस log 1.8 पढ़ा रहने दो भैया अभी तक। log ये कितना बन रहा है अमोनियम 0.2 डिवाइड बाई 0.3, ये लो log 2/3 बनेगा। POH बराबर 5 माइनस log 1.8 प्लस log 2 की वैल्यू 0.3 माइनस 0.47 0.17 बनेगा माइनस में। कितना बन जाएगा ये 4.83 माइनस log 1.8 POH। तो PH कितना हो जाएगा 14 माइनस, ये बन जाएगा, बोलो 14 में से ये गया कितना हो गया 9.17 माइनस माइनस प्लस। तो एक बात तो कंफर्म है 9.17 से तो ज्यादा आएगा। ऑप्शन देखे, ऑप्शन दे रखा है 9.43, 11.72, 8.73 और 9.08। मेरे को ये मालूम है ये अप्रोक्सीमेट 0.3 आएगा, 0.3 आते ही 0.47 हो जाता, लेकिन log 2 नहीं है, तो आंसर क्या होगा ये लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। 18 अपन ने करवा ही दिया था, 18 मैंने करवा दिया था, 17 करवा देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी करवा देता हूं। कौन सा आणविक हाइड्राइड लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करता है। यह हाइड्राइड दे रखे, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करना चाहिए। लुईस अम्ल की भांति वही व्यवहार करता है जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इसका अष्टक पूरा है, लुईस बेस है, लुईस बेस है, ये लुईस एसिड है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये लो। आगे बात करें प्रॉब्लम नंबर 15। प्रॉब्लम नंबर 15, एक विलियन में 0.2 मोलर CH3CONA और 0.1 m एसिडिक एसिड दे रखा है। इसमें H प्लस आयन क्या होगा। K दे रखा है इसका 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। H प्लस आयन चाहिए तो एक तो या तो काम कर लो, इसका Ka लिखोगे जब तो ऐसे लिखोगे CH3CO माइनस इंटू H प्लस इंटू CH3COH। बेसिक नहीं भूले आप, इसका K इसी से ही तो पीएच डिराइव करके बताया था मैंने। तो Ka की वैल्यू दे रखी है इस बार, ये लो सोडियम एसिटेट से ही आएगा, एसिटेट आयन कॉमन आयन तो पूरा, ये लो H प्लस आयन, ये हो गया 2.9 इंटू 10⁻⁻⁵ आ गया H प्लस आयन। ऑप्शन दे रखा है क्या, बिल्कुल है साहब। H प्लस आयन इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर, ये है। ठीक है बात, चलो आगे। आगे देखो प्रॉब्लम नंबर 14, ये केमिकल इक्विलिब्रियम में भी दे रखा था, तो मैंने कहा था वहां पे करवाएंगे। एसिडिक अम्ल तथा HCN के लिए वियोजन स्थिरांक दे रखे, आपको एक रिएक्शन दे रखी है CN माइनस प्लस CH3COOH, HCN प्लस CH3CO माइनस दे रखा है। ठीक है, एसिडिक एसिड का वियोजन स्थिरांक दे रखा है, कितना दिया है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁵, और HCN का दे रखा है कितना दिया 4.5 इंटू 10⁻⁻10। अगर आप इनके वियोजन स्थिरांक की लिख दो ना तो आपको मालूम चल जाएगा कैसे। अगर आप इसका K लिखने की ट्राई करो, CH3COOH, ये रिएक्शन हुई CH3CO माइनस बना प्लस H प्लस बना। HCN को लिखा तो CN माइनस लिखा और H प्लस लिखा। इक्वेशन फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस कर दो, अगर फर्स्ट में से सेकंड वाली माइनस करोगे 1 माइनस 2, तो ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। H से H कैंसिल हो जाएगा, इधर माइनस है तो इधर आ जाएगा,
CH3CO माइनस बन जाएगा प्लस HCN बन जाएगा। बन गई रिएक्शन। 1 - 2 करते हो तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिवाइड हो जाएंगे। ये लो डिवाइड कर दो भैया, ये हो जाएगा 1/3 इंटू 10⁻⁻⁻⁵। ठीक है, तो इसको अगर अप्रोक्सीमेट बात करूं तो 3 इंटू 10⁻⁴ होना चाहिए। फर्स्ट आंसर है। 14 भी हो गया। ठीक है, तो अपन ने देखो स्टार्ट कहां से किया था, 36 का हो गया, 35 हो गया, 33 हो गया, 31 हो गया, 28 हो गया, 21 हो गया, है ना। 21 के बाद में 19 हो गया, 19 के बाद में 18, 17, 15 और 15 के बाद में 14। ठीक है, 37 क्वेश्चन है टोटल। तो 37 से अपन को आइडिया चल जाए कि सॉल्युबिलिटी के क्वेश्चन कितने बचे हुए हैं। सॉल्युबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हर साल नीट में क्वेश्चन आया है। जो अगले लेक्चर में अपन बात करने वाले, हर साल नीट में क्वेश्चन आया उसके ऊपर। चलो आगे देखो और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बता चुका हूं मैं। 12 की बात हो गई, 10 की बात हो गई, ठीक है, 9 की बात हो गई। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम नंबर 8। सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस का तो मेरे को लग रहा है क्वेश्चन भी नहीं होगा। 0.1 मोलर अमोनिया विलयन है, ये लो NH3 प्लस HCl, दोनों रिएक्शन करेंगे। 0.1 m है, इसका दे रखा 40 ml और इसका दे रखा 0.1 m का 20 ml। मिलीमोल हो गए 4, इसके मिलीमोल हो गए 2। ठीक है, रिएक्शन होगी तो बनेगा NH4Cl प्लस, हाँ यही बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो 2 मिलीमोल, ये तो स्टार्टिंग में 0 है। रिएक्शन होगी तो 2 मिलीमोल ये बच जाना चाहिए, ये 0 और ये कितना मिलीमोल बनेगा 2। तो POH बेसिक बफर है, तो PKB प्लस लॉग ऑफ द कॉमन आयन NH4 प्लस अपॉन अमोनिया की कंसेंट्रेशन ये बराबर है। तो POH बराबर किसके आएगा, PKB के बराबर आएगा। PKB दे रखा है क्या इसका, 4.74 है। तो क्या पूछिए pH 9.26, 9.26। ये प्रॉब्लम नंबर 8 भी हो गई। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 7 की बात अपन कर चुके थे। प्रॉब्लम नंबर 6 बता देता हूं। बोला कौन सा एक बफर को बनाता है, कौन सा एक बफर को बनाता है। NaOH और NaCl नहीं बनाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस है। HCl प्लस KCl नहीं बनाएगा। HNO2 वीक एसिड है प्लस NaNO2 स्ट्रॉन्ग बेस के साथ है, बनाएगा। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है प्लस NaNO3 नहीं बनाएगा। तो आंसर क्या हो गया, थर्ड वाला हो गया, HNO2 हो गया 6। फिफ्थ अभी छोड़ो, ठीक है। प्रॉब्लम नंबर बात करते हैं 4 की। प्रॉब्लम नंबर 4, 25 डिग्री सेल्सियस पर एक क्षार BOH के वियोजन स्थिरांक का मान ये दे रखा है। ये BOH का वियोजन स्थिरांक है B प्लस एंड OH माइनस, इसका वियोजन स्थिरांक है 10⁻⁻12। ठीक है, तो क्षार के 0.0 m जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता होगी OH माइनस आयन इज इक्वल टू C अल्फा इज इक्वल टू √KB इंटू C। ये कहां बच गया था पीछे कल। कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, 0.01, 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। 4 भी हो गया। ठीक है, हाँ एक अभी 1 2 छोड़ लीव करो आप, उसको बाद में बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूं। अब ये थोड़े इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट चलेंगे। देखिएगा, सोडियम ऑक्साइड Na2O, इसका बोला pH 1 है, ठीक है। सोडियम सल्फाइड Na2S, इसका pH 2 है, ठीक है। सोडियम सेलिनाइड Na2Se, इसका pH 3 दे रखा है। ये दे रखा आगे Na2Te टेल्यूराइड, pH 4 है, सम मोलर विलियन है। कैसा दे रखा है? सम मोलर विलियन। एक बात सुने, ये सॉल्ट है सारे के सारे, ये बने हुए NaOH प्लस, ये बने हुए NaOH प्लस H2O से, ये बना हुआ NaOH प्लस H2S से, है ना। ये बना हुआ NaOH प्लस H2Se से, ये बना हुआ है NaOH प्लस H2Te से। ये तो फिक्स चल रहा है सब में, ये तो सब में फिक्स चल रहा है। सुनना बात को एक बार ढंग से। इन हाइड्राइड की बात करूं तो इन हाइड्राइड का टॉप टू बॉटम जाओगे तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। अगर एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है तो इसका मतलब पीएच क्या होती है? कम। अगर इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है तो ये सॉल्ट 7 के आसपास का बनेगा, ये 7 से ज्यादा का बनेगा, ये उससे भी ज्यादा का बनेगा, ये उससे भी ज्यादा का बनेगा। यही बात हुई ना, समझ में आ रही बात? तो सबसे ज्यादा पीएच आएगी pH 1, उसके बाद आएगा pH 2, उसके बाद आएगा pH 3, इसके बाद आएगा pH 4। जितना स्ट्रॉन्ग एसिड साथ में होगा उतनी pH 7 के क्लोज आती जाएगी बेस के साथ। तो देखो, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pH सबसे कम आएगी 7, बाकी 7 से ज्यादा। तो आंसर हो गया 4th, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, ये 3rd भी हो गया। ये लो प्रॉब्लम नंबर 5th देखो, ये दे रखा है एसिड, ये अपन ने रेडॉक्स में भी बात की थी, HOCl, HClO2, HClO3 और HClO4। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, ऐसा आएगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम नंबर 5th हो गई। इसके अलावा देखिए प्रॉब्लम नंबर 13, प्रॉब्लम नंबर 13 लिखा हुआ नहीं है, ये देखिए 13 नंबर भी प्रॉब्लम की बात कर लेते हैं। सम मोलर विलियन दे रखा है कि कौन से विलियन की पीएच मैक्सिमम होगी। अपन को सॉल्ट दे रखा है CaCl2, मैग्नीशियम से लेते हैं, MgCl2, CaCl2, SrCl2, BaCl2। एक बात सोचे, ये HCl प्लस MgOH होल्ट वाइज से बना हुआ है, ठीक है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, ये स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है, ये बेरियम हाइड्रोक्साइड से बना हुआ है। एसिड तो फिक्स हो गया, जितना अगर स्ट्रॉन्ग बेस होगा उतना पीएच 7 के पास जाएगी, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, सॉल्ट के लिए बात कर रहा हूं, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो पीएच जो होगी वो 7 के क्लोज जाएगी। या अगर आप इसका फॉर्मूला चाहते हो, अगर आप इसका फॉर्मूला चाहते हो तो फॉर्मूला ये है, pH बराबर 7 माइनस हाफ ऑफ द pKb प्लस लॉग ऑफ द C। यही फॉर्मूला है मेरे हिसाब से, तो ठीक है, यही फॉर्मूला बनना चाहिए। बोलो, किया है आपने तो सॉल्व, ये आएगा क्या? हाँ, ये आएगा, ये आएगा। तो सुने बात को, जितना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो केबी ज्यादा होगा, केबी ज्यादा होगा तो पीकेबी कम होगा। अगर पीकेबी की वैल्यू कम होती जाएगी तो पीएच बढ़ती जाएगी। मैंने यही बात बोली थी आपको, यहां पे अभी जो लिखा था वो यही बात लिखी थी, ठीक है। तो देखो, जितना स्ट्रॉन्ग बेस टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड का बेसिक नेचर इंक्रीज होता जाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग बेस है इनमें सबसे ज्यादा, ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका केबी ज्यादा, पीकेबी कम, तो पीएच सबसे ज्यादा, तो पीएच सबसे ज्यादा ये आएगी। अब आपसे पूछा क्या है, आपसे ये पूछा गया है कौन से विलियन की पीएच अधिकतम है, तो अपना आंसर हो गया क्या? BaCl2, ठीक है। 13 भी हो गया। इसके अलावा एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन और था, हाँ, क्वेश्चन नंबर 25, ये लो सब 25, ये सॉल्ट से रिलेटेड सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए हुए हैं। बोला मैक्सिमम पीएच किसकी होगी? KCl, NaCl, Na2CO3, कॉपर सल्फेट। एक बात सोचे आराम से, लास्ट प्रॉब्लम है,
सारी हो गई इस वाले टॉपिक से रिलेटेड। KCl, NaCl, Na2CO3 इनकी पीएच लगभग लगभग 7 होगी, इसकी पीएच ग्रेटर देन 7 होगी, इसकी पीएच लेस देन 7 होगी। कैसे मालूम चला? ये स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट की पीएच 7 होती है, ये 7। ये जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड का, तो पीएच ग्रेटर देन 7 आएगी। कॉपर सल्फेट है तो ये बना हुआ है कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4, वीक बेस है कॉपर सल्फेट, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है तो पीएच क्या आएगी? लेस देन 7 आएगी। ठीक है बात? तो आंसर हो जाएगा फिर ये, सॉरी ये वाला मैक्सिमम पीएच पूछा है। ठीक है, 37 क्वेश्चन है। 37 में से देखिए आप 2 4 6 8 10 12 22 क्वेश्चन करवा दिए। अब 15 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो सारे सॉल्युबिलिटी के। किससे रिलेटेड है? सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड है 15 क्वेश्चन। अब आप ये सोचो कि 15 साल के क्वेश्चन अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं और उसमें से 15 क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी के, इसका मतलब कंफर्म बात है कि एक क्वेश्चन हर साल आ रहा है। जब से नीट स्टार्ट हुई है तब से सॉल्युबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। यहां तक करे बफर हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, पीएच बफर हो गया, सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस हो गया, पीएच कैलकुलेशन हो गई। अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे सॉल्युबिलिटी, विलेयता और विलेयता गुणनफल। ठीक है, चलो यहां तक करना, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आगे।